नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यह कार्यक्रम चुनावी संग्राम क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को, उनके विचारों को जनता के सामने रखने का कार्य करता है। उसी श्रृंखला में हमारा पहला एपिसोड, हमारे आज के गेस्ट हैं छात्र राजनीति से उभरे हुए एक नेता, जो वर्तमान में हमारे जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, यज्ञदत्त जी दाइमा। तो चलिए इस पूरे पॉडकास्ट और वन टू वन कन्वर्सेशन का आनंद लीजिए और शेयर करें इस वीडियो को सभी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया शो जिसका नाम है चुनावी संग्राम, और हमारे आज के पहले गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे आप सब परिचित होंगे ही। ये है यज्ञदत्त जी दाइमा, जो लाडनू पंचायत समिति में ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ से सदस्य हैं। तो चलिए इनसे बातचीत का दौर शुरू करते हैं। नमस्कार यज्ञदत्त जी, आपका स्वागत है सुजला वायरल में। नमस्कार केशव जी, बहुत बहुत सो धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको सभी दर्शक लगभग जानते हैं, फिर भी मैं चाहता हूं जी कि एक बार आप अपना परिचय खुद दे दें ताकि जनता आपको और अच्छे से जान पाए। जी जी, मेरा नाम यज्ञदत्त दायमा है। अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ लाडनू से, और निर्वाचन क्षेत्र मेरा ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ है। सो जैसा कि हम जानते हैं कि आप क्षेत्रीय राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, तो जी जी इससे राजनीति की चर्चा करने से पहले हम चाहते हैं कि हम जान पाए, हमारे दर्शक जान पाए कि आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी परवरिश कैसे हुई और आप किस प्रकार से राजनीति में आए। तो उसके बारे में जी आप जी थोड़ा अपना बताइए। जी, मेरी शिक्षा एमकॉम तक हुई है, और जो अपने सुजानगढ़ की राजकीय सुजला महाविद्यालय है, वहाँ से मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है। और वहीं से ही मैंने राजनीति की शुरुआत करी थी। 2010 से छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ, और उसके बाद में 2013 में मैंने सुजला कॉलेज से ही छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीत हासिल करी। वो मेरा पहला चुनाव था, और वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई थी। और वैसे मेरे दादाजी स्वर्गीय छगनलाल जी दायमा, जो राजनीति में थे, उन्होंने लाडनू विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी की टिकट से 1993 और 1998 में। उसके बाद में सन 2005 में मेरे माताजी स्वर्गीय इंद्रमणि जी दायमा, वो लाडनू पंचायत समिति के प्रधान बनी, और 5 साल तक अच्छा कार्यकाल उन्होंने निकाला। और उसके बाद 2020 में मैंने चुनाव लड़ा। तो ये एक राजनीतिक सिलसिला मेरा है। जैसा कि हमने देखा कि आपका परिवार भी राजनीति में सक्रिय था जी और वहीं से हो सकता है आपको प्रेरणा मिली और आपने अपने छात्र जी जी जीवन में ही राजनीति में कदम रख दिया है और वर्तमान में आप पंचायत समिति के सदस्य हैं। तो जी चलिए सवाल शुरू करते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से। और पहला सवाल बिल्कुल। हम शुरू करेंगे जसवंतगढ़ जो ग्राम की राजनीति है उसको लेकर। हम्म। तो सबसे पहले तो जी, ये पूछना चाहूंगा कि जसवंतगढ़ ग्राम की राजनीति को आप किस प्रकार से आंकते हैं, उसमें आपके जी। क्या व्यू पॉइंट है। देखिए केशव जी, जसवंतगढ़ ग्राम की जो अगर राजनीति की बात करें, तो जसवंतगढ़ ग्राम की राजनीति की मुख्य धारा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत विकास की एक धुरी होती है, विकास करवाने में सक्षम होती है, और अग्रणी भूमिका में ग्राम पंचायत का ही रोल रहता है। और वर्तमान में ग्राम पंचायत के द्वारा थोड़ा सा निष्क्रियता के रूप में दिखाया जा रहा है, कर किया जा रहा है। और हालांकि ग्राम जसवंतगढ़ में अपने भामाशाह है, जो जिनके द्वारा कार्य किए करवाए जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण है, और विकास के कार्य भी करवाए जा रहे हैं। तो ग्राम पंचायत मैं मानता हूं कि ग्राम पंचायत को मुख्य रूप से यहाँ पे एक्टिव होकर काम करना चाहिए। तो आप मानते हैं ग्राम पंचायत और सक्रिय रूप से ग्राम के विकास में भागीदार बन सकती है और जी गांव को जी, और अच्छे तरीके से विकास और परियोजनाएं यहाँ पे सुचारू रूप से लागू बिल्कुल की जा बिल्कुल। सकती है। तो ग्राम अगला पंचायत। सवाल ये है कि जी जी। पिछले 9 सालों में दो हम्म। महिला लाइक सरपंच रही है, और जिस प्रकार जी से हम जी देख रहे हैं वर्तमान में देश की राजनीति में भी महिलाओं के सक्रिय रूप से भागीदारी को आगे लाने के लिए महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल भी पास किए जा रहे हैं।
और 26 जनवरी जी में जी हमने देखा किस प्रकार से महिला फौजियों ने और महिला लाइक वायुसेना और नौसेना की जवानों ने वहां पे परेड निकाला। तो उस हम्म। ही संदर्भ में पिछले 9 साल से हमारे गांव में भी महिला सरपंच रही है, तो उनके जी जी। कार्यकालों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मेरी माताजी भी महिला थी और वो प्रधान का कार्यकाल उन्होंने लाडनू पूरी तहसील को संभाला। और हम्म। 50% जो आरक्षण है और वो भी पंचायत राज में है, तो उसके आधार पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है महिलाओं को। तो मैं मानता हूँ कि महिलाओं को आगे आकर उनको काम करना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि 9 वर्षों में जसवंतगढ़ ग्राम में 2 महिला मुख्य सरपंच रही है, जिनमें पहले सावित्री जी गरवा और वर्तमान में बिरजी देवी जी है। और सावित्री जी एजुकेटेड है और बीएड किया हुआ है, वेल एजुकेटेड है। उन्होंने अच्छा काम किया ग्राम पंचायत के लिए और अच्छी योजनाएं भी वो लेकर आई। और वर्तमान में बिरजी देवी जी है, तो इनका मैं मिला जुला कुछ कहना चाहूँगा। और उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपने आपकी एक श्रृंखला मैंने देखी जिसमें आपने बताया कि पिछले जो सरपंच चुनाव में जो प्रत्याशी थे, उन्होंने कई वादे किए थे कि मैं हम ये चुनाव जीत गए तो हम ये कार्य करेंगे। और उनमें भी वर्तमान में जो अपनी सरपंच है ग्राम पंचायत की, उन्होंने भी कई वादे किए थे कि मैं ये वर्तमान में कार्य करवाऊंगी। तो मैं मानता हूं कि उनको उन वादों की तरफ ध्यान देकर वो निश्चित रूप से वो काम करवाने चाहिए जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। तो या बेसिकली हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से योगी जी ने कहा कि हम एक मुहिम फिर से चला रहे हैं। 2000 अब जब पिछले चुनाव हुए सरपंचों के, तो हम बहुत सक्रिय थे और सभी सरपंच प्रत्याशियों के हमने इंटरव्यू लिए और गांव की चौपाल भी आयोजित करी। उनमें जो जो वादे सरपंच प्रत्याशियों ने किए हर हमारे आसपास की ग्राम पंचायतों में, उनको हम जनता के सामने फिर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब 4 साल हो गया है। आकलन करने के लिए पर्याप्त समय जनता को मिल चुका है और अगले ही साल सरपंच के चुनाव फिर से आने वाले हैं। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने यह कार्यक्रम शुरू किया है और उसी जी के जी। लिए हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो भी हमारे सुजला वायरल पर उपलब्ध है। और पूरे सरपंच चुनाव, पूरे लोकसभा चुनाव में हम सक्रिय रूप से ग्रामवासियों और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए सारे प्रत्याशियों के क्या व्यू पॉइंट है, उनके क्या दृष्टिकोण है, उसको आपके सामने रखेंगे, ताकि एक सही चयन आप कर सकें और मतदान के इस हथियार से आप देश की और अपने क्षेत्र की तरक्की करवाने में योगदान दे सके। तो जी जैसा कि आपने बताया कि पिछले 9 साल में महिलाएं सरपंच के रूप में यहाँ जशवंतगढ़ में भूमिका निभा रही है और जी जी। कुछों ने काम कराया, किसी का मिक्स मिला जुला सा आप आकलन कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत के चुनाव और ग्राम पंचायत की राजनीति के बाद हम आगे चलते हैं और चलते हैं पंचायत समिति की ओर। तो सर्वप्रथम मुझे लगता है ऐसा कि हमारे दर्शक भी इस बात को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं कि पंचायती राज के जो 3 स्तर हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, और उसमें जी जी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सब का क्या तालमेल रहता है, सबके क्या चुनाव प्रक्रिया रहती है, सबका क्या आवंटन रहता है। तो मैं चाहता हूँ जी ये जी। कि आप हमारी जनता को ये बताएं, हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि यह पंचायती राज किस प्रकार से काम करता है, इसके कितने स्तर होते हैं और जी जी। मुख्य रूप से लाडनू पंचायत समिति में कितने सीटें हैं, कितने ग्राम आते हैं और जी आप जी। जी उसमें क्या भूमिका निभाते हैं और सरपंच के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी। पंचायत राज के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसके अंदर प्राथमिक रूप से प्रथम स्तर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर जो होता है वो पंचायत समिति, और जो तृतीय स्तर होता है वो जिला परिषद। इसके अंदर राज्य सरकार के द्वारा जो भी बजट या जो भी अनुदान वगैरह जो मिलते हैं, वो ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में और जिला परिषद में, तीनों में बजट मिलता है। और ग्राम पंचायतों में सीधे बजट सरकार के द्वारा भेजा जाता है। और पंचायत समिति और जिला परिषद में जो बजट सरकार के द्वारा आता है, उसका उपयोग प्रधान और जिला परिषद जो जिला प्रमुख होता है, वो अपनी योजना बनाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवंटित करते हैं। तो सीधा सा सिस्टम है कि जो पैसा सरकार से आ रहा है वो ग्राम पंचायतों में लगेगा, चाहे वो पंचायत समिति लगाए, चाहे जिला परिषद दे, या सीधा ग्राम पंचायत लगाए। ये तो हो गई बजट की बात। और दूसरी चीज, आपने जैसे पूछा कि पंचायत समिति लाडनू,
जिसके अंदर कितने ग्राम है और कितने पंचायत समिति मेंबर है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में लाडनू पंचायत समिति से हनुमान जी कासनिया प्रधान है और उप प्रधान और 19 उनके पंचायत समिति मेंबर हैं। साथ ही लाडनू पंचायत समिति में 34 ग्राम पंचायतें हैं और 34 सरपंच हो गए और इसी रूप से वो एक पूरी पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। और आपने बात करी पंचायत समिति की भूमिका की, तो प्रधान की भूमिका मुख्य रूप से यही रहती है कि सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों के बीच में सामंजस्य बनाए रखकर ग्राम पंचायतों का काम करवाना और विकास की योजना जो ग्राम पंचायतों के द्वारा प्राप्त होती है उनका अनुमोदन करवाकर राज्य सरकार तक भेजना, जिला परिषद तक भेजना और विकास के नए नए स्कीम या योजनाएं ग्राम पंचायत तक पहुंचाना। और जो भी बजट आते हैं वो बिना भेदभाव के प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलॉट करना। और जिला को जो जैसे आपने बताया कि पंचायत समिति मेंबर्स, तो पंचायत समिति मेंबर्स की भूमिका यही है कि पंचायत समिति प्रधान के द्वारा जो बजट दिया जाता है वो ग्राम पंचायत में सरपंचों के साथ मिलकर उस बजट का अच्छे से ग्राम हित में उपयोग किया जा सके। तो ये चीज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि किस प्रकार से पंचायती राज के 3 स्तर काम करते हैं और इनमें आपस में सामंजस्य कैसे रहता है। अगला जी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप पिछले समय पिछले कार्यकाल से अभी वर्तमान कार्यकाल में भी आप पंचायत समिति सदस्य हैं, तो इस जी कार्यकाल में आपने जसवंतगढ़ ग्राम के लिए क्या किया, क्या योजनाएं लाई और उसके विकास के लिए और क्या क्या कार्य आप करने की सोच रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद मेरे सामने जसवंतगढ़ में पानी की समस्या सामने आई और हम्म। जनता के द्वारा भी ये मुख्य रूप से ये समस्या थी कि पानी की जसवंतगढ़ में बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने प्रयास करके जसवंतगढ़ में एक पानी की टंकी का निर्माण करवाया। माननीय विधायक महोदय जी का अच्छा सहयोग रहा और राज्य सरकार से एक पानी की टंकी अलॉट हो गई और उसका आज दिनांक तक काम भी हो गया है और कुछ ही समय में उसकी सप्लाई भी चालू हो जाएगी। तो पानी की व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पे एक टंकी का निर्माण करवाया। साथ ही 2 करोड़ रुपए की योजना जसवंतगढ़ में एक पाइपलाइन की हमने यहाँ पे करवाई जल जीवन मिशन से, जिसमें सेंट्रल और स्टेट का कुछ योगदान रहता है। वो योजनाएं यहाँ पे जसवंतगढ़ में 2 करोड़ रुपए की आई, जो सर्वाधिक लाडनू पंचायत समिति में सबसे ज्यादा जसवंतगढ़ ग्राम में थी, जिसके 2 करोड़ रुपए के पाइपलाइन जसवंतगढ़ ग्राम में डाले गए। साथ ही एक लंबे समय से एक सड़क की मांग थी जसवंतगढ़ में, गली नंबर 8 जो कसुम्बी रोड से होते हुए शमशान घाट की तरफ जाती है। 1 किलोमीटर की रोड थी और जिसकी लंबे समय से ये मांग थी कि इस सड़क का निर्माण करवाया जाए। लंबी होने के कारण, दूरी ज्यादा होने के कारण ग्राम पंचायत या कोई ज्यादा ध्यान इस ओर नहीं था उनका। इस कारण विधायक हमारे जो माननीय मुकेश जी भाकर हैं, उनके सहयोग से हमने वो 1 किलोमीटर की रोड स्वीकृत करवाई और उसका निर्माण करवाया। साथ ही जसवंतगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल गवर्नमेंट की और छोटी मोटी जो भी हॉस्पिटलाइज व्यवस्था है, हॉस्पिटल में स्टाफ की व्यवस्था है, वो हमने यहाँ पे सुचारू रूप से करने की कोशिश करी है। और भी छोटी मोटी जो समस्याएं हमारे सामने आती है उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आपने बात करी जल की जो समस्या है जसवंतगढ़ ग्राम में, जी तो जी आपने पाइपलाइन का कार्य करवाया, जी परंतु जी आज भी जल की समस्या तो व्याप्त है, क्योंकि बिल्कुल जी जल की सप्लाई आप देखते हैं कई 10-10 दिन से आती है और जी जी ऐसा किसी स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होके पूरे जसवंतगढ़ ही जल की कमी से त्रस्त है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि ये इसका मूल कारण क्या है और इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है? देखिए केशव जी, वास्तविकता यही है कि जसवंतगढ़ में पानी की समस्या है और इसका मुख्य कारण ये है कि जसवंतगढ़ में जैसे सरकार के द्वारा आबादी के हिसाब से या प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी अलॉट किया जाता है। लेकिन जसवंतगढ़ में कितनी स्कूल है, हॉस्टल्स है, एक एक प्रकार से देखा जाए तो ये शिक्षा का हब है और यहाँ पे बाहर से स्टूडेंट्स भी आकर रह रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो अपनी आबादी कम दिखाई देगी, लेकिन बाहरी जो यहाँ पे किराए के हिसाब से रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो आबादी भी यहाँ पे अधिकतम है। तो इस कारण पानी की खपत यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट से हमें पानी उतनी मात्रा में नहीं दिया जा रहा है।
55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे 7-8 लाख लीटर पर डे का पानी दिया जा रहा है, और ज़रूरत है कम से कम 15-16 लाख लीटर पर डे की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग आधा आधे से भी कम मतलब पानी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये मुख्य रूप से पानी की समस्या है, और देखते हैं भविष्य में अगर कुछ योजनाएं आई जिससे इसका उसको दूर किया जाए, तो उसके ऊपर भी हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। तो इसका क्या मतलब सोल्यूशन हो सकता है? अभी आप अपने स्तर पर इसका क्या सरकार या लाइक विधायक निधि से या इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसमें एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो पानी की सप्लाई उसकी स्वीकृति करवाने की जरूरत है यहाँ पे, मुझे लगता है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं जनरली बताइए, और उसमें कितना समय लग सकता है? केशव जी, हमने पानी बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जनहित को ध्यान में रखते हुए, और हमने अपनी साधारण सभा पंचायत समिति की मीटिंग्स में भी इस मांग को उठाया है, और सदन में बातचीत करी है, और अफसरों के सामने जो अधिकारी आते हैं, अयन एक्सन जैन जो भी है, उनके सामने भी हमने इस समस्या के बारे में बात करी, उनको अवगत करवाया कि जसवंतगढ़ में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे जो आप पानी दे रहे हो उसके अनुपात में आबादी ज़्यादा है, और उनका भी आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक सकारात्मक कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। और हमने मतलब कंटिन्यू इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक्शन से, और मंत्री जो जलदाय विभाग के रहते हैं उन तक इस बात को पहुंचाया है, लेकिन देखते हैं कि अब सरकार इसको मतलब इस समस्या की ओर कैसे ध्यान देती है और कैसे इसको दूर करती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। और अभी हम फोकस इस सेगमेंट में कर रहे हैं हमारे सुजला जिले और जसवंतगढ़ की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा है, जैसा कि मैंने कहा सुजला जिला, तो जी जी हुआ ये कि मुख्यमंत्री जो हमारे रहे पिछले कार्यकाल में, गहलोत जी, उन्होंने थोक के भाव में, मैं कहूंगा थोड़ा कटाक्ष जी के जी रूप में, कि पूरे राजस्थान में इतने जिले बना दिए। और ये जो जी सुजला जिले की मांग है ये भी बहुत पुरानी मांग है। सुजानगढ़ सुजला जो जिला है उसकी मांग जी काफी जी पुरानी है, और इसको उस जो पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आई, उसमें नहीं दिया गया। परंतु जी जब चुनाव नजदीक आए तो यह सुजला जिला बनाने के लिए उन्होंने समर्थन किया, परंतु इसका कुछ असर दिखेगा नहीं क्योंकि चुनाव आ गए थे और इसका कुछ पेपर वर्क हुआ नहीं था। तो जी क्या जी आप इसको मानते हैं कि ये एक चुनावी जुमला हो गया? क्योंकि ये जसवंतगढ़ सुजानगढ़ और लारनू का जो क्षेत्र है वो जिला की मांग कर रहा है, और मुख्य रूप से हम्म सुजानगढ़ के जो राजनीति में एक विषय बहुत ही बड़ा रहा है, तो हम्म उसमें अपने वोट लेने के लिए एक चुनावी जुमला फेंका गया। और सुजला जिले का अभी कोई चर्चा नहीं है, सरकार भी बदल गई, तो जी अब वो उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराए जाएंगे। तो आपको क्या लगता जी है इसके बारे में? देखिए केशव जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने जनहित को ध्यान में रखते हुए और जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए जिलों का आवंटन किया, नए जिले बनाए। 19 जिले उन्होंने पहले बनाए, और चुनाव से नजदीक पूर्व उन्होंने 3 जिले बाद में बनाए। तो 19 जिले जो उन्होंने बनाए थे, जिसकी घोषणा उन्होंने करी थी, वो अभी विधिवत रूप से कार्य कर रहे हैं और धरातल पर मौजूद है। और दूसरी बात आ गई आपकी ये 3 जिलों की, जिसके अंदर सुजानगढ़, कुचामन और जो मालपुरा, जो ये 3 जिले आप बता रहे हो, जो अभी घोषणा घोषणा रह गई थी उसकी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस सरकार इसमें रिपीट होती, तो निश्चित रूप से ये 3 जिले भी बनकर आते और जनता को इसका इसका फायदा मिलता। लेकिन वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इस 3 जिलों को खारिज कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। और तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए मुख्य रूप से वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है, उन्होंने तो जिलों की घोषणा भी करी, और वो चाहते भी थे कि ये जिले धरातल पर पहुंचे, काम करे, और इसलिए उन्होंने अब यहाँ पे मैं तीन आपसे जिले एक बनाए क्रॉस थे। क्वेश्चन करना चाहूंगा जी कि जी आप बोल रहे हैं जो तीसरी सूची थी इसमें कुचामन और सुजानगढ़ का भी नाम था। अभी आप जी देख रहे हैं जिस प्रकार से जिले बनाए गए, डीडवाना कुचामन एक जिला बना, उसके जी अंदर भी जो अगली घोषणा कुचामन जिले की और इस तरफ घोषणा सुजानगढ़ जिले की। तो ये किस जी प्रकार से कार्यान्वयन करने का उनका प्लान था?
क्योंकि अगर आप ऐसे देखो तो छोटे छोटे बहुत सारे जिले बन जाएंगे जो जी जी। प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लगते हैं। तो हम्म, मुख्य रूप से जनता ये समझना चाहती है कि उसमें क्या कुछ वास्तविकता, कुछ सच्चाई थी जो जो चुनाव से पहले वादे किए गए। क्योंकि डीडोना अलग जिला बन जाएगा, कुचामन अलग जिला बन जाएगा, और इधर से सुजला या सुजानगढ़ एक अलग जिला बन जाएगा। तो हम्म। ये कुछ वाकई में कुछ एक्शन प्लान था या सिर्फ चुनाव के लिए ये बोला गया था? देखिए, वैसे तो सुजानगढ़, डिडवाना, कुचामन जो ऐसे आप बता रहे हो कि अगर ये नज़दीक में 3 जिले बन जाते, तो उसकी स्थिति क्या रहती है? तो वो तो मानता हूँ कि हाँ, ठीक है कि सुजानगढ़, डिडवाना और कुचामन जो नज़दीक में ही है, तो उनमें से 2 जिले होते तो बेटर रहता, जैसे कुचामन या सुजानगढ़। 3 जिले तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति से भी अगर अपन देखते हैं तो इसका दायरा इतना बड़ा नहीं है, ये तो अपन मानते हैं। लेकिन माँग, जनता की माँग को देखते हुए उन्होंने इस तरह की घोषणा करी कि हाँ ठीक है, जनता की मांग है और वो चाहते हैं कि ये जिले बने, तो उन्होंने घोषणा करी। अब सरकार उन्होंने रिपीट करी नहीं, अगर रिपीट करते तो हम भी बात बताते आपको कि ये क्या धरातल पे पहुंचने वाली है या नहीं है। तो चलिए, मैं ज्यादा चुनावी बहस के अंदर यहाँ पे नहीं घुसना जी चाहूंगा, जी। क्योंकि मेरे को अपने क्षेत्र के मुद्दे आपके सामने बिल्कुल रखने बिल्कुल। हैं। तो चलिए, अपना अगला मुद्दा अपन करते हैं अभी, जो पिछले कुछ दिनों से भी ये सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, और हमने भी अपने वेबसाइट सुजलावायरल.com के माध्यम से भी ये एक सर्वे करवाया था, जी जिसमें जी। हमने कहा था कि तवरा पे जो टोल बूथ बना हुआ है, उसमें जसवंतगढ़ वासियों के लिए टोल फ्री करने का एक प्रस्ताव था। हो क्या रहा जी है जी। कि अभी जो डेली अप डाउन करते हैं अपने किसी काम से निकटवर्ती क्षेत्रों में जसवंतगढ़ वासी जाते हैं, उनको भी तवरा टोल बूथ पर टोल देना पड़ता है। परंतु जी जी। जनरली क्या होता है कि आसपास के लोगों के लिए टोल फ्री रहता है। इसमें हमारे पिछले जो बीजेपी की तरफ से विधायक के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा था कि अगर वो जी आ जी। जाते हैं तो इसको फ्री करवाया जाएगा। परंतु जी इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, कौन आया कौन नहीं आया, जी। आप जी इस स्थिति के लिए क्या सोचते हैं, और आपके जो दल है या आपका जो पार्टी है जिसके अभी यहाँ पे एमएलए हैं, वो जी। इस जी। मुद्दे पे क्या कर रहे हैं? देखिए केशव जी, टोल का मुद्दा चुनाव से पहले भी था और चुनाव के दरमियान भी भाजपा प्रत्याशी ने ये वादा किया कि चुनाव में अगर जीत के आते हैं तो हम टोल मुक्त करवाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले भी ये इस चीज़ की चर्चा यहाँ पे हुई थी, जिस समय टोल प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ था। उस दरमियान माननीय विधायक जी से मेरी चर्चा हुई और उनको मैंने इस चीज़ से अवगत भी करवाया कि कसुम्भी, खानपुर, असोटा, ये जब टोल फ्री हो सकते हैं, तो जसवंतगढ़ टोल फ्री क्यों नहीं हो सकता? ये तो इनके बीच में आता है और पहले आता है। तो माननीय विधायक जी ने मेरे से बात करी और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं कोशिश करता हूँ, बातचीत करता हूँ कि जसवंतगढ़ भी इस टोल फ्री के दायरे में आए। तो उन्होंने बातचीत भी करी, कोशिश भी करी और मैं भी टोल पे जाकर वहाँ के मैनेजर से मिलके भी आया, उनसे भी मुलाकात करी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो उस समय जब टोल मुक्त की बात चल रही थी, जसवंतगढ़ ग्राम से कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे जसवंतगढ़ को टोल मुक्त नहीं किया। बाकी लोग, बाकी जगह से प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे तो हमने टोल मुक्त कर दिया। मैंने कहा ये ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप अगर 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दायरे की बात करते हो तो आसोटा से पूर्व जसवंतगढ़ आता है और आपको तो ये निश्चित रूप से जसवंतगढ़ टोल मुक्त करना होगा। तो अब ये केवल और केवल बातों में उलझ के मामला रह गया। हमने भी कोशिश करी, विधायक जी ने भी बातचीत करी, उस दरमियान चुनाव आ गए। चुनाव की स्थिति में वापस ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो देखते हैं कि अब विधायक जी इसके बारे में क्या बात करते हैं या क्या प्रयास करते हैं। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि जसवंतगढ़ टोल मुक्त के दायरे में आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस बात पे हमने आपके विचार ले लिए। अगले मुद्दे पे चलते हैं, जो कि है यहाँ पे जसवंतगढ़ के बस स्टैंड पे जो नो पार्किंग की जो स्थिति रहती है। क्योंकि जी बस जी। स्टैंड पे जिस तरीके से दोनों तरफ से अगर बसें आ जाए, और तो वहां पे कंजेशन की एक स्थिति बन जाती है, वहां पे एक जाम की स्थिति लग जाती है। और वहां जी पे जी। ऑटो वाले एक तरफ, दूसरी तरफ बाइक वाले जो पार्किंग कर लेते हैं, उससे आम जन को काफी परेशानी होती है, और आने जाने वाले जो यात्री है, जो जी जी। सफर कर रहे हैं, उनको भी काफी परेशानी होती है। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, और आप इस मुद्दे को लेकर क्या सक्रिय रूप से कर रहे हैं? देखिए केशव जी, जो ये बस स्टैंड का जो ये नो पार्किंग या जो अपन वैसे कहें कि ट्रैफिक जो जाम की स्थिति है, उसका मुद्दा सीएलजी जो पुलिस स्टेशन जसवंतगढ़ में भी इसका मुद्दा उठा था और कई दफ़ा हमने वहाँ पे भी बातचीत करी है कि यहाँ पे
जो पार्किंग की व्यवस्था है वो एक तरफा किया जाए। मतलब एक साइड में जैसे ऑटो लगे हुए हैं और एक साइड में मोटरसाइकिल, क्योंकि बैंक दो तीन है वहाँ पे। ऐसी स्थिति में बैंक के सामने बाइक्स वगैरह जो खड़ी हो जाती है, तो स्थिति ये हो जाती है कि एक तरफ ऑटो एक तरफ बाइक। इस इस स्थिति में कोई भी अगर गाड़ी निकलना चाहे तो वो थोड़ी उसको परेशानी होती है। हमने के हिसाब से भी इस बारे में चर्चा करी, और दुकानदारों से भी हमने चर्चा करी कि आप वहाँ पे नो पार्किंग के बोर्ड लगाए, या आप कुछ व्यवस्था ऐसी करें कि यहाँ पे आपके दुकानों के सामने कोई भी बाइक वाला आके खड़ा नहीं हो। लेकिन उनका एक ही कहना है कि एक बार बोल देंगे लेकिन वो तो बार बार आएंगे, तो ऐसी स्थिति में मुश्किल है। तो हमने कहा प्रशासन का सहयोग लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक बार नो पार्किंग जोन तो बनाइए। बैंक वाले भी अगर थोड़ा कोऑपरेट करे तो मेरे ख्याल से इस समस्या से निदान मिल सकता है। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई पहल हुई नहीं है। अगर वो कुछ पहल करते हैं तो हम भी प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने चलते हैं अगले मुद्दे पे जो हमारे क्षेत्र को लेकर जो संबंधित है, जो है जी ब्लैक जी। बग जो हैबिटेट बनाने की बात करी जा रही है जसवंतगढ़ के हम्म। जो ताल का क्षेत्र है उसके अंदर। तो जी जी। वो जो अभी बजट सत्र जो आया उस लाइक राजस्थान के बजट में भी उसकी चर्चा की गई है, तो उसके बारे में हम्म। आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, यहाँ पे ऑलरेडी 2,500 बीघा समथिंग में वन विभाग को ये जमीन जसवंतगढ़ से अलॉट हो चुकी है, जिसपे हिरणों के लिए यहाँ पे तारबंदी वगैरह कुछ व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। और राज्य सरकार ने भी अपने बजट में इसकी डेवलपमेंट के लिए, हैबिटेट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे घोषणा करी है। तो मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, विकास के कार्य होंगे, और यहाँ पे हिरणों के लिए या जो भी अभ्यारण्य बनेगा तो उसमें विकास होंगे, डेवलपमेंट होंगे। लेकिन साथ ही एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है इस चीज़ के। फायदे तो ठीक है कि अभ्यारण्य बनेगा, जसवंतगढ़ का नाम होगा, और ये मतलब राजस्थान के मानचित्र में भी इसको एक जगह मिलेगी। लेकिन नुकसान अगर ग्राम पंचायत के बारे में बात करें, गाँव के लिए बात करें, तो यहाँ पे नज़दीक में किसानों के खेत है और आबादी है। तो उनके लिए अभी तक सरकार की तरफ से या वन विभाग की तरफ से ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई निर्णय नहीं आया कि अगर उनको नुकसान होता है तो वन विभाग क्या करेगा। हिरण है वो बाहर भी आएंगे, सड़कों पे भी आएंगे, खेतों में भी जाएंगे, उनको नुकसान भी होगा, और गांव की तरफ भी आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि वन विभाग को या राज्य सरकार को एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए कि किसानों को और गांव वालों को इनके नुकसान से बचाया जा सके। और हम मानते हैं कि वन हिरणों का अभ्यारण्य बनेगा तो वो गांव के लिए अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी सी सरकार से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसकी तरफ भी ध्यान दें। बिल्कुल जिस प्रकार से ये हैबिटेट बनेगा, विकास के कार्य होंगे और आसपास के इकोसिस्टम पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो चारों जी तरफ से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई परियोजना यहाँ पे लानी चाहिए। और इसके अलावा एक और मुद्दा जो पिछले कुछ समय में उठा था कि जी। सुजानगढ़ में जो है लाइक शहर है उसके अंदर जसवंतगढ़ का विलय करवाने का, तो वो भी जी एक जी। मुद्दा उठा था। उसके बारे में आपका क्या विचार है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत अगर बताऊं आपको, तो मतलब गांव के तरफ से मैं अगर बात करूं आपको, आपसे बताऊं तो मेरे ख्याल से ये गांव हित में नहीं है कि अगर उसका विलय होगा तो ये जसवंतगढ़ गांव के लिए नुकसान है। क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर गांव के विकास के लिए जो राज्य सरकार से बजट प्राप्त होता है, और जो विकास के काम अपन ग्राम पंचायत स्तर पर करवा सकते हैं, वो नगर परिषद में विलय होने के बाद में जसवंतगढ़ ग्राम में नहीं होंगे। इसका मुख्य कारण ये रहेगा कि अगर नगर परिषद जसवंतगढ़ सुजानगढ़ को जसवंतगढ़ में उसमें मिला दिया गया तो जसवंतगढ़ एकमात्र 2 या 3 वार्ड का गांव बन के रह जाएगा, जिसमें केवल और केवल 2 या 3 वार्ड रहेंगे। और वार्ड के हिसाब से आप देखोगे तो नगर पालिकाओं में भी एक एक वार्ड में काम नहीं होते हैं, सफाई की ओर ध्यान नहीं जाना, और कई छोटे मोटे टैक्स वेक्स लगना, और भी कई छोटी मोटी समस्याएं रहती है परमिशन की, या निर्माण कार्य में भी कई टेक्निकल दिक्कत आती है वहाँ पे। तो मैं मानता हूँ कि ग्राम पंचायत ही ज़्यादा बेटर है। और या अगर अगर कुछ नगर परिषद में विलय करना है तो मैं मानता हूँ कि जसवंतगढ़ ग्राम को ही नगर पालिका बना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अ, जी बिल्कुल, पर जसवंतगढ़ ग्राम को नगर पालिका बनाने के लिए आई थिंक अभी थोड़ा समय है।
आबादी जी के जी, हिसाब से कुछ क्राइटेरिया बिल्कुल। वो रहता है थोड़ा वहाँ? क्राइटेरिया अभी पूरा नहीं हो रहा है। हम्म। विलय करने से अच्छा है कि आप जसवंतगढ़ एक सेपरेट नगर पालिका बन जाए। सो आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अगर विलय हो गया तो एक व्यक्ति के वोट की कीमत थोड़ी कम हो जाएगी और जनता की जो आवाज है उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जो भी ग्राम पंचायत होते हुए जसवंतगढ़ में है, और जो विकास कार्य होंगे उसमें भी थोड़ा व्यवधान आएगा। तो जी जी। चलिए, एक और मुद्दा है जसवंतगढ़ का जिसमें बाईपास पे जो लाइक रोडवेज वैसे जाती है, वो काफी पिछले समय में काफी वो ज्वलंत मुद्दा था। आज उसकी हम्म। स्थिति आप क्या देखते हैं, और वो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए केशव जी, रोडवेज बसों का मुद्दा जसवंतगढ़ में काफ़ी समय से है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है कि गांव में रोडवेज बसें नहीं आती हैं। इसके लिए ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से प्रयास भी किया है कई दफ़ा कि रोडवेज बसें गांव के अंदर से निकले और गांव की जनता को इसका फ़ायदा मिले, और जिसमें मैं भी सम्मिलित था और गांव वाले भी सम्मिलित थे। मतलब सामूहिक रूप से एक कोशिश की गई थी, और उसके दरमियान कुछ समय तक गांव में बसें भी आई, लेकिन वापस यही स्थिति बन जाती है कि बसें आने बंद हो जाती है। और इसका एक कारण मेरे को लगता है कि ये भी है कि जसवंतगढ़ में अपन जैसे भी अगर सुजानगढ़ जाना है, लाडनू जाना है या सालासर सीकर कहीं जाना है, तो अपन बसों का वेट नहीं करते हैं। ऑटो मिल गया, ऑटो से चढ़े और सुजानगढ़ निकल लिए। तो अगर वेट करें और कुछ बातचीत करें तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बसें आने लगेगी। और इसके लिए हमने डिपो में भी दो तीन जगह बात करी। डिपो मैनेजर से हमने लिखित में भी दिया और उनसे बातचीत भी करी। तो उन्होंने दो तीन आगार को पाबंद किया कि आप जसवंतगढ़ से ही निकले, आपके रूट चार्ट में जसवंतगढ़ है तो आप जसवंतगढ़ से होकर निकले, अदरवाइज आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो दो तीन डिपो में ये तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी मैं जानता हूँ कि काफी डिपो है जिनमें ये सुधार होना बाकी है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, इस मुद्दे को यहाँ के ग्रामवासियों ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बार-बार समय देते हुए उठाया है, और जी जी। जो आधिकारिक रूप से भी काफी कार्रवाई की है अलग-अलग डिपोज में जाकर। इसी प्रकार से सुजला वाहिनी ने भी यह मुहिम चलाई थी। बिल्कुल जब बिल्कुल। यह मुद्दा उठाया जा रहा था तो हमने इसकी लाइव स्ट्रीम करी और जनता के सामने लेके आए कि इसमें क्या प्रयास लाइक क्या प्रयास हो रहे हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और हमारे सुजला वाहिनी की जसवंतगढ़ वासियों से भी अपील है कि इस मुद्दे को थोड़ा सीरियसली लें और यहाँ पे आने की मांग, यहाँ पे बसों के आने की मांग करें। हर कार्य के लिए सुजानगढ़ और लाडनू मतलब जाकर बस लाइक बस में सफर नहीं, करने के ऑटो लिए से अगर लाइक हाँ, बस में बैठना ये थोड़ा कम करेंगे। जब मांग होगी तभी तो, लाइक जब डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी, राइट? तो जी इसके जी। लिए हम सभी अपने जसवंतगढ़ वासियों से भी अपील करते हैं कि आप इस मुद्दे में अपनी सहभागिता दें। आगे चलते हैं अपन विधानसभा जो राजनीति है राजस्थान की जी जी बिल्कुल। उसमें। तो अभी 2023 में जो चुनाव हुए उसमें भाजपा बहुमत में आई, और राजस्थान में जो रिजल्ट रहे, सर्वप्रथम जी उसके जी। बारे में आपका क्या बोलना है कि कांग्रेस की हार हुई है? और एक और जो स्पेसिफिक जो पेक्यूलियर बात है अपने राजस्थान में कि जी पिछले जी। आई थिंक 35 साल से हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो जी जी। इसके बारे में और जो चुनाव है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बधाई देता हूँ। और साथ ही जैसे आपने पूछा कि 35 सालों से जो ये रिवाज है, एक साल कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार की जो गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी, वो निश्चित रूप से सरकार को रिपीट करवाने वाली योजनाएं थी। और जनता ने उनको क्यों मौका नहीं दिया, और वो जनता ही जानती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो ये योजनाएं थी वो जन कल्याणकारी थी, जनहितैषी थी, और सीधा जनता को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं थी, जिसमें आप किसी भी प्रकार की योजनाओं को आप देख सकते हैं, चाहे वो चिरंजीवी हो, चाहे वो जैसे मान लो बिजली वाली योजना हो, और इंश्योरेंस वाली योजना हो, गायों के लिए हो, किसी प्रकार की योजना देख लीजिए आप, जिसमें सीधा जनता को फायदा पहुंचता था। और जनता ने वापस क्यों मौका नहीं दिया, ये जनता जानती है। और देखते हैं भविष्य में क्या होता है और ये वर्तमान सरकार क्या योजनाएं लेकर आती है। सो पिछले 35 साल से हर 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी का कुछ माहौल बनता है। सरकार जी कैसा जी। भी करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, हर 5 साल में सरकार बदलती है।
यही हमारे राजस्थान की एक खासियत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला मेरा सवाल रहेगा इसमें कि बीजेपी बहुमत में आई, परंतु अगर अपन देखें लाडनू के विधायक, सुजानगढ़ के विधायक, और अगर मोटे तौर पर बात करूं तो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान यानी शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसमें कांग्रेस मुख्य रूप से सीटें जीती है, वहां पे जी कांग्रेस का जी। दबदबा है, और बाकी जगह पे बीजेपी का है। तो इसका क्या आप कारण मानते हैं? क्योंकि अगर आप उससे पिछले चुनाव को देखें तो बीजेपी हर जगह पे लाइक बहुमत में थी और आंकड़ा भी जी काफी जी। बड़ा था। तो इस बार ये जो हुआ है इसमें आपका क्या विचार है? देखिए केशव जी, अब जनता की क्या भावना रही और वो किस मुद्दे पर अपना वोट देती है, वो तो अपन मतलब जनता के द्वारा ही समझ सकते हैं। और जनता ने इस शेखावाटी क्षेत्र में कांग्रेस को बहुमत दिया और दूसरी जगह पर बीजेपी को बहुमत दिया, तो ये उनकी क्या सोच थी या योजनाएं उनको वो समझ में आई या नहीं आई, ये बता सकते हैं मुख्य रूप से। लेकिन निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं अच्छी थी और गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया था। तो आपको लगता है कि जो लाइक अभी हम जैसे अपने क्षेत्र की बात करें तो मुझे भी समझना और जनता को भी समझना है कि जैसे विधायक हमारे कांग्रेस के हैं परंतु सरकार जी जी। बीजेपी की है। तो जी जी। ऐसे जब समीकरण बनते हैं कि सरकार अन्य की होती है और या हमारे क्षेत्रीय नेता जो अन्य दल के होते हैं, वैसे परिस्थिति में जो क्षेत्र का विकास कार्य है वो किस जी प्रकार से जी। चलते हैं? क्या उसमें कुछ बाधा आती है या मतलब किस प्रकार से वो पैन आउट होते हैं? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, मेरा मानना है कि सरकार को सबको साथ लेकर ही काम करना चाहिए, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है। क्यों जनता है वो मतलब सरकार बनती है तो वो सबके लिए बनती है, पूरे विधानसभाओं के लिए बनती है। अब वहाँ पे हो सकता है कि आपका विधायक हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये भी मानता हूँ कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और यहाँ से लाडनू विधानसभा से कांग्रेस से विधायक मुकेश जी भाकर है। तो आपने जैसे कहा कि यहाँ पे कुछ विकास कार्यों में ऐसे कुछ बाधाएं आएगी या सामंजस्य बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे उत्पन्न नहीं होने वाली है, क्योंकि लाडनू के जो विधायक है मुकेश जी भाकर, वो सक्षम है और मतलब गहलोत सरकार में भी उन्होंने अच्छी यहाँ पे योजनाएं धरातल पर पहुंचाई है। और वर्तमान में भी मैं मानता हूँ कि बीजेपी सरकार से उनको अच्छा सहयोग मिलेगा और वो यहाँ पे पब्लिक के लिए अच्छी योजनाएं लेकर आएंगे। अ, आगे चलते हैं। अब की बार 400 पार, ऐसा जी एक जी। नारा संसद में भी बहुत गूंज रहा है। चलते हैं जी लोकसभा जी। चुनाव में और उनकी राजनीति पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जी तो अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय बचा है, आचार संहिता भी लग जाएगी। और ऐसे में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से अगर अपन बात करें तो पिछले दो चुनाव से लगभग सारी सीटें बीजेपी ने ही जीती है, 25 की 25। और जी। जी पिछली बार भी शायद 24 जीती और एक जो अपनी कोalition एनडीए ने जीता था। तो जी। इस जी बार आप इस जो समीकरण को कैसे देख रहे हैं? इस बार क्या कांग्रेस कमबैक करेगी या बीजेपी फिर से 25 का आंकड़ा पार कर पाएगी? देखिए मेरे ख्याल से वो तो अब 25 का 25 होना संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो अभी सरकार बनी है भाजपा की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो पुरानी सरकार गहलोत सरकार के जो कार्य जो चल रहे थे उनको बंद कर दिया और उनकी योजनाओं को बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल से जनता इस चीज़ को जानती है और मानती भी है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जनहित और जन कल्याणकारी योजनाओं को मेरे ख्याल से चालू ही रहने देना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी आए। और पब्लिक ये चीज़ समझ चुकी है कि बीजेपी क्या चाह रही है या क्या नहीं चाह रही है। तो वो सिस्टम नहीं है कि 25 की 25 वापस बीजेपी यहाँ पे लेकर आएगी और कई जगह सीटों पे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जी, जी, बिल्कुल। तो अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये बेसिकली राष्ट्रीय सवाल के रूप जी जी। में उभरा था जब 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। सभी जी जी। दलों के मुख्य नेताओं को आमंत्रण मिला था, परंतु कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं जाने का निर्णय किया था। और जी जी। इस बारे में आप क्या अपना विचार रखते हैं? देखिए प्रभु श्री राम सबके लिए हैं और सबकी आस्था है प्रभु श्री राम से। और हमारे आराध्य भी है सबके।
तो मैं मानता हूँ कि आज नहीं तो कल भविष्य में आप और हम भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे। और कांग्रेस नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने उनका जो वो निमंत्रण अस्वीकार किया, तो मेरा मानना है कि उन्होंने जल्दबाजी करी थोड़ी। और दर्शन उनको भी करने जाना पड़ेगा, आज नहीं तो भविष्य में उनको भी दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जो निर्णय था वो जल्दबाजी थी। तो बेसिकली रामलला सबके हैं, बिल्कुल परंतु बिल्कुल। जब कांग्रेस के ही एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने हम्म। वहां गए, उनको निमंत्रण आया, और आज खबरें आ रही है कि उनको कांग्रेस से निष्कासित किया गया है, तो जी जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने भी ये देखा कि उनको 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आस्था है और कोई भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो। रामलला सबके हैं और सबको वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाना ही चाहिए। अगला सवाल मेरा स्पेसिफिकली नागौर की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर जी जी। रहेगा। पिछली बार हमारे हनुमान जी बेनीवाल यहाँ से एमपी बन के गए थे, और जी जी। वो एनडीए के पार्ट थे। अभी वो एनडीए के हिस्सा नहीं है। जी जी। वो किसान आंदोलन के समय से आई बिलीव उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था। हाँ, वो एनडीए छोड़ दिया था। हाँ, अभी किस प्रकार से आप देखते हैं, सबसे बड़ा चेहरा कौन सा बन के आ रहा है नागौर में, और कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा कौन सा है अभी? देखिए, नागौर लोकसभा जो क्षेत्र है, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट जो अगर चेहरा रहेगा, तो वो यूथ आइकन मुकेश भाकर है, जो निश्चित रूप से लोकसभा नागौर की सीट को निकाल सकते हैं। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए कि मुकेश जी भाकर इस सीट को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो योग्य हैं और एक्टिव भी हैं, और नागौर की जनता में मतलब वो पसंद भी हैं नागौर की जनता को। तो आप बोल रहे हो कि आरएलपी के हनुमान बेनीवाल इस बार जीतने के उनके आसार नहीं लग रहे हैं, आपके जी हिसाब से? बिल्कुल। जी बिल्कुल। अगर नागौर से पूर्व सांसद, वर्तमान में जो विधायक है खींवसर से हनुमान जी बेनीवाल, अगर वो लोकसभा का चुनाव नागौर से लड़ते हैं, तो मेरा मानना है कि वो ये सीट नहीं निकाल पाएंगे, निश्चित रूप से उनको हार का सामना करना पड़ेगा। तो यही पे हमारे सवालों का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है, परंतु हम जी आपसे जानना चाहेंगे और कोई हमारे क्षेत्र का या हमारे लाइक एरिया का जो मुद्दा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, तो जी बिल्कुल। दिस विल गो टू यू। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा समस्त ग्रामवासियों को कि जसवंतगढ़ की जनता थोड़ा इस ओर ध्यान देवे कि जो भी मुद्दे हैं जसवंतगढ़ के लिए, चाहे वो सरपंच हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो आपका वार्ड पंच भी हो, उनको उन मुद्दों से अवगत करवाए और उनके सामने वो मुद्दे रखे। एक बार नहीं, बार बार रखे। चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना है कि आप उन मुद्दों को हम तक पहुंचाए, और एक बार नहीं अनेकों बार पहुंचाए, ताकि हम भी, हमारा ध्यान उनकी तरफ जाए। और हमारा भी प्रयास यही रहता है कि कोई भी समस्याएं अगर हमारे हमारे तक पहुंचती है, तो कैसे भी करके हम उनको दूर करने का प्रयास ही करते हैं। और इसलिए मैं जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। और क्योंकि आगे जैसे आपने बताया कि नेक्स्ट ईयर सरपंच के चुनाव आने वाले हैं, ग्राम पंचायत के भी चुनाव आने वाले हैं, कई चुनावी वादे जैसे आपके आपके द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे, आपके द्वारा पूछे गए थे पिछले चुनाव में, तो नेक्स्ट चुनाव भी आएंगे। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उनको ट्यूशन करें, पूछे। और पब्लिक को भी ये कहना चाहूंगा कि अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, और जो एजुकेटेड है और जो विकास करवाने में सक्षम है, विकास करवा सकते हैं, केवल जुमले नहीं करते, केवल वादे नहीं करते, ऐसे आदमियों को चुनना है जो काम करवाएं। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी की उतनी ही जरूरत है जितनी जनप्रतिनिधियों की। तो जनता जी जी को भी इस बिल्कुल। मामले में थोड़ा जागरूक होना चाहिए और आंकलन करना चाहिए कि किस प्रकार सरकारें कार्य कर रही है और किस प्रकार से गांव का विकास हो रहा है। जाते जाते जी एक और बिल्कुल। सवाल जो रह गया है, जी जो कि आई बिलीव सब उसके लिए पॉजिटिव ही एटीट्यूड रखते होंगे। जो जी जी। ग्राम में भामाशाहों द्वारा जो किए गए कार्य हैं, चाहे वो सड़क बनाना हो, या जी आप जी। देख लो जिस हिसाब से ग्राम का विकास हुआ है,
अन्य अगर गांव से अपन कंपेयर करें तो वो काफी तीव्र गति से हुआ है। यहाँ पे पुलिस थाना है, यहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत लाइक पुराने टाइम से है, बिजली भी है। तो इस हम्म। जो योगदान है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, मैं बताना चाहूँगा कि धन्य है जसवंतगढ़ गांव, जहाँ पर ऐसे भामाशाह हुए हैं। और भामाशाहों की नगरी इसको कहा जाता है। और भामाशाहों के द्वारा यहाँ पर खूब विकास के काम करवाए गए हैं, चाहे सड़कें हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, किसी भी प्रकार से अपन देख लें। चाहे गरीब व्यक्ति के लिए आवास की व्यवस्था हो, चाहे कुंड की व्यवस्था हो, मतलब किसी भी प्रकार की अगर अपन बात करें तो मामा साहब ने गांव के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। और उनके इस योगदान को जसवंतगढ़ की जनता हमेशा याद रखेगी। और और मैं विश्वास भी मतलब हमें विश्वास भी है कि ऐसे मामा साहब सदैव जसवंतगढ़ गांव के हित में काम करवाते रहेंगे। जिनमें जैसे कापड़िया जी है, तोशनीवाल जी, तोशनीवाल परिवार है, मुंडरा परिवार है, खूब परिवार है जो भामाशाहों की श्रेणी में है। और सरकार के द्वारा भी उनको अच्छे अच्छे मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं मानता हूँ कि भामाशाह यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रवासी ग्रामवासी हैं वो भी अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं जुड़े हैं और समय समय पर जसवंतगढ़ ग्राम में आके यहाँ पे कुछ न कुछ विकास के कार्य करवाते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये कहते जी दायमा आपका सुजला वायरल से जुड़ने के लिए। जी जी। सुजला वायरल आपको आपके भविष्य और राजनीतिक करियर की शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।